फाइंड इक्वेशन द टेंजेंट्स ड्रॉन टू दिस कर्व। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 2x³ प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0। देखो फ्रॉम द पॉइंट लिखा है, फ्रॉम द पॉइंट P1,2। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, आंख बंद करके उन्हें दिखाई देगा पॉइंट कुछ ये कर्व ये है, वो डिफ्रेंशिएट करके ये उठा के रख देंगे। गलत हो गया। उसने ये थोड़ा बोला इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है, इस पॉइंट से टेंजेंट खींचना है। वैसे 1,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x की जगह 1 रखा तो ये -2 हो गया, 2 रखा तो ये 8 और 8 16 17, 16 और 4 20 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये तो कर्व है ही नहीं इसके ऊपर। तो कर्व ये कुछ भी हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस, और पॉइंट P क्या है 1,2। तो हमने मान लिया जो पॉइंट Q है वो इसके ऊपर x1, y1 है। तो सबसे पहली बात तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 स्क्वायर माइनस 2x1³ प्लस 4y1 प्लस 8 बराबर 0 पहला। दूसरा अपना ऐसा होता है कि एक पॉइंट पे टेंजेंट अगर इससे पास करे तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ PQ बराबर स्लोप ऑफ PQ। अब स्लोप दो तरीके से लिख सकते हैं, dy/dx एट पॉइंट P नहीं लिखेंगे, Q पे खींचा गया तो Q लिखेंगे, बराबर y³ माइनस yp अपॉन x³ माइनस xp। दिस इम्प्लाइज dy/dx। ठीक है, चलो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लाते हैं अलग से। वाई स्क्वायर माइनस 2x³ प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो याद आएगा 2y डैश माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4y डैश बराबर 0। तो 2 3 2, तो y डैश अगर कॉमन लिया तो हो गया y प्लस 2 बराबर 3x। तो y डैश बराबर 3x अपॉन y प्लस 2, ये हो गया। तो dy/dx एट q हो जाएगा 3x1 अपॉन y1 प्लस 2 बराबर y कोऑर्डिनेट ऑफ q y1, y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस -2, x कोऑर्डिनेट ऑफ q x1 माइनस इसका x कोऑर्डिनेट 1, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 3x1 बराबर y1 स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया। अच्छा, ये गड़बड़ कर दी है, -4y लिखा है, तो ये कितना होना चाहिए, -4y। तो ये -4y, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, -2 हो जाएगा। तो दिस विल बी 3x1 स्क्वायर माइनस 3x1 बराबर y1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 4। तो y1 स्क्वायर माइनस 4y1 की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 2x1³ माइनस 8। तो बराबर इसकी जगह पे 2x1³ माइनस 8 ये रख दिया प्लस 4। यहाँ से आता है कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो टोटल कितना हो गया, 2x1³ माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस प्लस 3x1, और ये कितना हो गया -4 बराबर 0। ओके, अब इसमें हिट एंड ट्रायल से वैल्यू रख के देखते हैं। अगर हमने 1 रखा तो नहीं होगा सेटिस्फाई, 2 रखा 16 हो गया, -12 हो गया,
तो 16 माइनस 12 प्लस का 4 हो गया, वो भी सेटिस्फाई नहीं करा। -2 रखा तो ये हो गया -16 और ये हो गया 12, ये हो गया -4 और ये हो गया -6। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जस्ट 1 मिनट। फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 तो 1, 2 ठीक है, y1 का स्क्वायर फिर एक गलती हमने क्या की, 3x² लिखा है, तो 3x², 3x², 3x1², 3x1², 3x1³ तो 3x1³ में से 2x1³ गया x1³ -3x1², ये सही है। ये 3x1 कुछ आएगा नहीं, +4 बराबर 0। तो फिर हिट एंड टाइल से अगर x1 का वैल्यू 1 रखा तो नहीं सेटिस्फाई होगा, -1 रखा तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज एक तो हो गया x1 + 1, मतलब एक रूट -1 हो गया, दूसरा रूट आ जाएगा x1² -4x1 +4 बराबर 0। सही है। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई -1 और ये 2,2। तो पॉइंट P1 तो आ गया x1 बराबर -1। अगर x1 -1 है तो y1 क्या होगा, x1 बराबर -1 2 2 ये आया और रिलेशन क्या था, y1² -4y1 -2x1³ +8 बराबर 0। तो इसमें अगर x1 का वैल्यू -1 रखा तो ये हो जाएगा y1² -4y1 और +10 बराबर 0। एक x1 का वैल्यू अगर 2 रखा तो ये हो जाएगा y1² ये इसका तो जो d है वो b² -4ac नेगेटिव है, तो यहाँ से तो कोई रियल रूट आएगा नहीं। यहाँ से y1 का वैल्यू 4 ± √b² -4ac अपॉन 2a। तो दिस इज 2 ± 2√3। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था फाइनली, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू दिस फ्रॉम 1, 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए था 1, 2 से। हाँ तो स्लोप निकाल सकते हैं यहाँ से और 1, 2 पॉइंट यूज़ कर सकते हैं।
स्लोप कितना था y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1, स्लोप कितना है y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1। तो 0.1 तो हो जाएगा 2,2 प्लस 2√3, P2 हो जाएगा 2,2 माइनस 2√3। ये कर्व के इक्वेशंस, इनको यहाँ पे रखे, स्लोप ऑफ P1 हो जाएगा y1 माइनस 2, इसमें से 2 घटाएंगे 2√3 अपॉन x1 में से 1 घटाए तो 1, तो 2√3। MP2 विल बी, इसमें से 2 घटाया माइनस 2√3 अपॉन, ठीक है। तो टेंजेंट एट पॉइंट P1 विल बी y माइनस 2 प्लस 2√3 बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ये आंसर आ जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। फाइंडिंग कंडीशन फॉर टेंजेंसी एंड नॉर्मल। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई लाइन दे दिया जाए, ठीक है, और एक कर्व दे दिया जाए, फिर हमसे पूछा जाए कि लाइन ऑफ कोर्स पैरामीटर में होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि 3x प्लस 4y प्लस 7, उसके लाइन के अंदर भी जो कोफिशिएंट्स होंगे वो अननोन कोफिशिएंट्स होंगे। और फिर हमसे क्या पूछा जाएगा कि इस बात की कंडीशन निकालो कि ये लाइन इस कर्व का टेंजेंट बन जाए या फिर नॉर्मल बन जाए। तो देखो उसका कंडीशन क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन जो है, जो भी उसने कर्व दे रखा है उसके ऊपर एक पैरामीट्रिक पॉइंट लो, पैरामीट्रिक पॉइंट लेने के बाद उस पैरामीट्रिक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, ठीक है। अगर हमें टेंजेंसी कंडीशन निकालनी है तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, अगर हमें नॉर्मल की कंडीशन निकालनी है तो नॉर्मल की कंडीशन लिखो। फिर अगर मेरे को टेंजेंसी कंडीशन निकालनी है तो जो हमने टेंजेंट की कंडीशन लिखी एंड जो स्ट्रेट लाइन दे रखा है उनके कोफिशिएंट कंपेयर किए एंड पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, उनके कोफिशिएंट कंपेयर किए एंड पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया, तो जो एलिमिनेंट आएगा वही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी। अगर हमें नॉर्मल का कंडीशन चाहिए तो फिर उस पैरामीट्रिक पॉइंट पे हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे और फिर उस लाइन के साथ कंपेयर करके कोफिशिएंट कंपेयर करके एलिमिनेट करेंगे पैरामीटर को, ठीक है। अब अगर मान लिया पैरामीट्रिक पॉइंट नहीं मिल रहा है तो हम सिंपली x1 y1 बोल सकते हैं। तो x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और एक इक्वेशन x1 y1 को कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाएगी, बाकी सारा प्रोसेस एक जैसा ही है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इफ़ ए लाइन L एंड ए कर्व f of x comma y is equals to 0 is given, then to find the condition for L being tangent, ये ठीक है, या फिर नॉर्मल ऑफ द कर्व, ठीक है। स्टेप 1, assume a parametric point on the curve, write equation of टेंजेंट, और अगर नॉर्मल की कंडीशन चाहिए तो नॉर्मल एट दिस पैरामीट्रिक
point. Step 3, compare coefficients of line obtained in S2 and L. ठीक है. स्टेप 4, eliminate the parameter and the eliminant will be the required tangency or condition for normal. टेंजेंसी कंडीशन या फिर कंडीशन फॉर नॉर्मल. नोट 1, इफ पैरामीट्रिक पॉइंट is complicated, then assume point as x1 comma y1 and satisfying it with equation of curve, we will get one extra equation. We will get one extra equation remaining process is same. ठीक है, remaining process is same. मतलब क्या कि x1 y1 पे टेंजेंट का कंडीशन लिखा और कंपेयर किया, x1 y1 पे टेंजेंट का कंडीशन लिखा एंड कंपेयर किया इक्वेशन के साथ, जो भी लाइन L दे रखा है उसके साथ, और फिर इस बार x1 y1 को एलिमिनेट करेंगे. ठीक है. नाउ रिमेनिंग प्रोसेस इज सेम एंड एलिमिनेट x1 कॉमा y1. एक तो ये हो गया. नोट 2, in case curve is conic, ये ठीक है, that is 2 degree polynomial equation. In case the curve is conic, the tangency condition can also be obtained by solving L with given curve. ये ठीक है. And the quadratic obtained in process in x or in y. देखो मतलब ये ऑल्टरनेट तरीका हो गया. केवल टेंजेंसी कंडीशन के लिए वर्क करेगा, नॉर्मल के लिए वर्क नहीं करेगा, और दूसरा केवल कोनिक कर्व पे वर्क करेगा.
उसका मतलब क्या है, कोनिक का मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जो भी 2 डिग्री का इक्वेशन है उसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, लाइन को हम उस कोनिक के साथ सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, लाइन से उठा के हमने कोनिक में रख दिया, भले ही एक्स रख दिया भले ही वाई रख दिया, दैट डिपेंड्स और कि इक्वेशन कैसा लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब जब कोनिक होगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसलिए ये केवल कोनिक पे ही वैलिड है और किसी भी चीज़ पे वैलिड नहीं है। ठीक है, और कोई भी कर्व होगा तो वो 2 डिग्री का इक्वेशन होगा ही नहीं। तो और 2 डिग्री का जो इक्वेशन होगा वो डेफिनेट सी बात है कोनिक ही होगा। तो वो जो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बेसिकली बन के हमें क्या बता रहा है, वो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रहा है। तो अगर टेंजेंट है तो क्वाड्रेटिक के 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, उसका मतलब क्या है कि एक कोनिक और एक लाइन मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो अगर वो लाइन टेंजेंट है तो वो दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाने चाहिए, मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रिपीटेड होने चाहिए। अब अगर रूट्स रिपीटेड है तो सीधा सीधा डी 0 कर दिया, तो आगे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। लाइन है, कोनिक है, लाइन उठा के कोनिक में रखो, एक क्वाड्रेटिक बना, उसका डी 0 कर दो। डी 0 करने से जो इक्वेशन आएगा वही टेंजेंसी कंडीशन आ जाएगा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन केस कर्व इज कोनिक, दिस एल इज गिवन कर्व। Quadratic obtained in process should have repeated roots corresponding to point of tangency. Corresponding to point of tangency by putting d is equals to 0, we can get required tangency condition. We can get required tangency condition. ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द कंडीशन इफ ax plus by plus c is equals to 0 is normal to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सोल्यूशन, लेट गिवन लाइन इज नॉर्मल टू द कर्व एट, ये वाला जो पॉइंट कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसके ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे ले सकते हैं, सेक थीटा कॉमा कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो इसी पॉइंट के ऊपर क्या बोला इसने, नॉर्मल का कंडीशन। तो नॉर्मल एट पॉइंट पी क्या होगा, y माइनस वाई वन। ठीक है, y1 की जगह कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, और x1 की जगह क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, अब देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो होगा माइनस डी एक्स ओवर डी वाई। अब इसमें अगर हमें पैरामीट्रिक पॉइंट ले रखा है सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, तो आई कैन राइट डाउन इसको माइनस डी एक्स ओवर डी थीटा अपॉन डी वाई बाई डी थीटा, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा नॉर्मल का, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस पहली बार तो
प्लस हो गया, और ये हो जाएगा y माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना बनेगा, देखो एक tan ये हो गया, नीचे cot हो गया, cot को ऊपर ले जाएंगे वो भी tan हो गया, 2 tan हो गए, इस कोसेक को ऊपर ले जाएंगे sin हो जाएगा, और सेक को नीचे ले जाएंगे तो कॉस हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस एक और tan आ गया, तो टोटल 3 tan आ जाएंगे, tan क्यूब थीटा इंटू एक्स माइनस सेक थीटा, ये आ गया। ठीक, अब क्या किया हमने, नॉर्मल एट पॉइंट पी दिस, ठीक है, इफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 is also normal, then compare coefficients। अच्छा, अगर एक कोफिशिएंट कोई भी बराबर हो जाए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले का x अपॉन नीचे वाले का x बराबर ऊपर वाले का y अपॉन नीचे वाले का y, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, अगर एक भी कोफिशिएंट बराबर हो जाए तो बाकी दो कोफिशिएंट को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो देखो हम ऐसा करते हैं कि इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो ए एक्स प्लस सी अगर उधर जाएगा तो माइनस ए अपॉन बी टाइम्स एक्स एंड माइनस सी अपॉन ए, इस फॉर्म में इक्वेशन आ गया। और इसको भी हमने ऐसे लिख लिया, y बराबर tan क्यूब थीटा इंटू एक्स माइनस tan क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा, और इधर से आ जाएगा, इधर से जाके प्लस का कोसेक थीटा हो जाएगा, प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, तो बिकॉज y का कोफिशिएंट 1 1 बराबर है। अच्छा, सेम फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, मतलब इसमें इधर y है और x और कांस्टेंट इधर है, तो इसमें भी ऐसे होना चाहिए। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट implies from 1 and 2 implies माइनस ए अपॉन बी बराबर tan क्यूब थीटा एंड माइनस सी अपॉन ए बराबर माइनस tan क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये हो गया। इन दोनों से मेरे को क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है। पैरामीटर तो वही ले रखा था हमने, पैरामीट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा, माइनस ए रेज टू पावर 1/3 अपॉन बी रेज टू पावर 1/3, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख दिया। दिस इम्प्लाइज, पहले तो हमने माइनस माइनस हटा दिया, c/a बराबर, अच्छा माइनस माइनस हटा दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, tan क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, c/a बराबर tan क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो हम ऐसा करते हैं, इस पूरे में से सेक थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा tan क्यूब थीटा और माइनस यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा। अब एलिमिनेशन करना है, तो देखो एक तरीका तो ये होगा कि हम इसको स्क्वायरिंग कर दें, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा कितना था, c/b/a सॉरी a अपॉन बी का क्यूब रूट था माइनस के साथ, तो स्क्वायरिंग करने से तो माइनस चला गया, और a अपॉन बी का क्यूब रूट का स्क्वायर 2/3 हो गया। tan क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी, और कॉट थीटा हो जाएगा प्लस ए अपॉन बी का बी अपॉन ए का क्यूब रूट का होल स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये एलिमिनेंट हो गया,
तो यही आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, और अभी हमने क्या बोला था, नोट while comparing coefficients from two equations, if any one of the corresponding coefficient is equal in both equations, then remaining coefficients can also be equated, can also be equated। मतलब ये बेसिकली ऐसा है कि A/B बराबर C/D बराबर E/F। अब E और F अगर बराबर हो गए तो E/F तो 1 हो जाएगा, तो A/B अगर 1 है तो उसका मतलब क्या है कि A भी B के बराबर हो गया, तो जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी बराबर हो जाएंगे, बचे हुए कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब चलते हैं AOD में पार्ट 2 की तरफ, and that is angle of intersection। ठीक है, दो कर्व्स में अगर वो दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हमने पूछा कि वो किस एंगल पे इंटरसेक्ट करें, तो उसका मतलब क्या होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व्स के ऊपर टेंजेंट खींचा, वो इन जनरल अलग अलग आएगा, और वो जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा वो ही हम क्या बोलते हैं, कर्व्स के बीच का एंगल। ये ठीक है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन या फिर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज और एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन two curves at their point of intersection is defined as the angle between their tangents। एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो मान लिया P है, इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट P। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लिया एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लिया यहाँ पे P पे, तो एक हमने ये टेंजेंट खींचा, ठीक है, T1, ये हो गया कर्व 1, कर्व 2 पे मान लिया हमने ये टेंजेंट खींचा, ये हो गया T2, तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल होगा ये थीटा, वही एंगल बिटवीन द कर्व्स हो गया। तो इस डायग्राम के हिसाब से एंगल बिटवीन C1 एंड C2 इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन T1 एंड T2 इज इक्वल्स टू थीटा। ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। हाँ, सेकेंड पार्ट। अब प्रोसीजर क्या होगा,
दो कर्व्स के लिए देखो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग आ सकता है अगर वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लिया दो कर्व हैं C1 एंड C2 और दो पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लिया, तो ऐसे हो सकता है P पे अलग एंगल आए, Q पे अलग एंगल आए। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का? थियोरेटिकली पहले हमने दोनों कर्व को सॉल्व किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी P के कोऑर्डिनेट्स आए उस कोऑर्डिनेट्स पे हमने दोनों के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला। मान लिया पहले कर्व को डिफरेंशिएट किया dy/dx उस पॉइंट पे, दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट किया dy/dx। dy/dx निकालने के बाद उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रख लिए। ऐसा करने से हमें m1 m2 आ जाएगा, मतलब टेंजेंट्स के स्लोप आ जाएंगे, उनके बीच में एंगल निकालना। ये ठीक है। सो टू फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, step 1, solve them to find point of intersection, say P। ठीक है, step 2, find dy/dx at P for both curves, say it is m1 and m2। मतलब m1 क्या है? dy/dx at P for curve C1 and m2 कितना है? dy/dx for point P for curve C2। Step 3, required angle of intersection, ठीक है, at P is equals to theta is equals to tan inverse mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। ठीक है, ये हो गया, ये प्रोसेस हो गया, सिंपल प्रोसेस। ठीक है, अब देखो नोट 1 क्या है? इफ m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 देन इंटरसेक्शन इज ऑर्थोगोनल एंड कर्व्स आर set to intersect orthogonally at that point, that is at 90 डिग्री। ठीक है, मतलब अगर m1 m2 -1 है तो उसका मतलब क्या है? डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाएगा, जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे कर्व उस पॉइंट पे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया नोट 1। नोट 2, टू कर्व्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल curves if they intersect at 90 degree at each of their point of intersection। ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्व्स एंड ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है? ऐसा हो सकता है कि जो दो कर्व्स हैं वो एक जगह तो 90 डिग्री पे कट करें और दूसरी जगह मान लिया 45 डिग्री पे। ठीक है, मान लिया दो कर्व हैं, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट पे तो वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है P पे, और Q पे मान लिया 45 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में हम उन कर्व्स को ऑर्थोगोनल कर्व्स नहीं बोलेंगे। ठीक है,
बट हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट पी पे दे आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली, ऐसे बोल सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि वो पी पे तो 90 डिग्री पे कट कर ही रहा है। ऑर्थोगोनल कर्व्स कब बोलेंगे? जब वो जहाँ जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करें हर जगह 90 डिग्री ही आना चाहिए। तो अगर मान लिया दो कर्व केवल दो पॉइंट पी और क्यू पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दोनों जगह 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब हम उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं। ये डिफरेंस है दोनों, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया, अगर हम ऐसे एक पैराबोला लें, ठीक है, y² बराबर 4ax, और एक पैराबोला ये वाला लें, ठीक है, x² इज इक्वल्स टू 4by। तो देखो इन दोनों में अंतर क्या है? ये जो पैराबोला x² इज इक्वल्स टू 4by, इसके लिए टेंजेंट x एक्सिस है, y² इज इक्वल्स टू 4x के लिए y एक्सिस है। तो ओरिजिन पे दे आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली, बट इनका एक दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, दैट इज a। अब देखो इसकी जो टेंजेंट है वो आगे चल के ऐसे हो गई और इसकी जो टेंजेंट है वो आगे चल के ऐसे हो गई, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री से एंगल कम होगा, पक्की बात है। तो a पे स्मॉल a और स्मॉल b की कुछ भी वैल्यू ले लो, a पे 90 डिग्री तो नहीं आएगा, कम ही आएगा एंगल, सही है। तो इस वाले केस में मान लिया ये C1 है और ये मान लिया C2 है। एट origin C1 and C2 intersect orthogonally, but they are not orthogonal curves as at a angle of intersection is not equals to 90 डिग्री। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है ए पे अगर बाई चांस 90 डिग्री आ जाए तो क्या होगा? बाई चांस आएगा ही नहीं, क्योंकि ये एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, आगे चल के ये ऐसे हो गई, ये एक लाइन वर्टिकल है और आगे चल के ये हॉरिजॉन्टल की तरफ घूम रही है। तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो पहले एंगल था ऐसे, मतलब पहले ऐसे था, एक हॉरिजॉन्टल था एक वर्टिकल था, एक ऐसे टर्न हो रहा है दूसरा ऐसे टर्न हो रहा है, तो ये एंगल कभी 90 हो गई, कम ही आएगा 90 से, ठीक है। एज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन लिखा है, ये इज नॉट 90 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अच्छा, किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ना निकालने पाएँ। हमने दोनों कर्व को सॉल्व किया और दोनों कर्व को सॉल्व करते समय जो इक्वेशन बना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया, वो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो क्या क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि बाई चांस वो हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो जाए, हमने कुछ तुक्का मारा, x = 1 रखा 2 रखा और वो सेटिस्फाई कर जाए, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हमें उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम x1 y1 बोलेंगे और x1 y1 के टर्म्स में ही हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया, और हो सकता है लास्ट में क्या m1 m2 ऐसे ही -1 आ जाए, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे हमने कितने लिखे थे? 2 नोट। तो नोट 3, if while solving for point of intersection we get a very complicated equation, then either solution can be found by hit and trial, ठीक है,
or the point of intersection is not required. The point of intersection is not required, and in this case assume point of intersection say x1 comma y1 and compute angle in terms of x1 and y1 only. तो आगे चल के ऐसा हो सकता है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की रिक्वायरमेंट ही ना हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between the curves y is equals to e raised to power 3 minus x and y is equals to ln x e upon 3. सॉल्यूशन. अब देखो y इज इक्वल्स टू ln x का ग्राफ ऐसे बनेगा. x की जगह पे अगर हमने e/3 साथ में लिख लिया, अगर ln का ग्राफ खींचना है तो ln x का ग्राफ ऐसे होगा. अब x की जगह अगर हमने ax कर दिया तो x एक्सिस का स्केलिंग चेंज हो जाएगा, उससे ग्राफ की शेप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे दिखाई देगा. e रेज़ टू पावर 3 माइनस x ऐसे ग्राफ आएगा. तो मेरे को दिख तो रहा है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा. ठीक है. बट अगर हम इसको सॉल्व करने चलें तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर दोनों के हम y को बराबर कर दें तो ln x इंटू e/3. ठीक है. ये इक्वेशन आया. अब ये जो इक्वेशन है इसमें यू कैन सी कि इसको सॉल्व करने का कोई भी प्रोसीजरल तरीका नहीं है. कैसे सॉल्व करें इसको? यहाँ e की पावर में वेरिएबल है और यहाँ ln के अंदर वेरिएबल है. अगर log हटा के वेरिएबल को बाहर निकालें तो ये वाला टर्म e रेज़ टू पावर समथिंग ऐसे हो जाएगा. अगर इस e की पावर वाले टर्म को नीचे उतारें तो फिर ये log के अंदर चला जाएगा. log ऑफ समथिंग ऐसे करके आ जाएगा. तो कुछ नहीं हो सकता. तो इसमें तो अगर हम हिट एंड ट्रायल मारें और x बराबर 3 रखें तो e रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा. x बराबर 3 रखने पे 3 कैंसिल हो जाएगा और ln e 1 हो जाएगा. तो 1 बराबर 1 हो जाएगा. ठीक है. ऑफ कोर्स विच इज़ ट्रू. तो दिस इम्प्लाइज जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है उसके लिए x कोऑर्डिनेट तो 3 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. ठीक है. अब हम स्लोप कैसे निकालेंगे? m1 बराबर पहले कर्व e रेज़ टू पावर 3 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसको p पे इवेल्यूएट किया. तो इसका जो dy/dx हो जाएगा वो माइनस e रेज़ टू पावर 3 माइनस एक्स और इसमें x बराबर 3 रख दिया तो ये -1 आ गया. ठीक है. दूसरा जो m2 हो जाएगा वो log वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट किया, ln x इंटू e/3 को डिफ्रेंशिएट किया, p पे इवेल्यूएट किया. तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln x प्लस ln e/3. ln e/3 तो कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएट करने पे 1/x आएगा. फिर उसमें x बराबर 3 रखा तो 1/3 आ गया. तो m1 -1 आ गया और m2 कितना आ गया? 1/3. तो m1 इज इक्वल्स टू -1 एंड m2 इज इक्वल्स टू 1/3. सो दिस इम्प्लाइज एंगल बिटवीन कर्व्स बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ये आ जाएगा. दैट इज tan इनवर्स
ऊपर आ जाएगा 4/3 और नीचे आ जाएगा 2/3, तो दैट इज tan इनवर्स 2। ये आंसर आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल हो गया। ठीक है, दिस वाज नोट 3। नोट 4, to show that two curves touches each other at some point, say P, show that अगर दो कर्व एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस पे दोनों का टेंजेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो दोनों की तरफ से जो टेंजेंट वाली लाइन आएगी वो सेम आनी चाहिए। अब लाइन लिखने के लिए व्हाट वी रिक्वायर, अ पॉइंट एंड ए स्लोप। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, अब वो भले कर्व 1 की तरफ से देखें चाहे कर्व 2 की तरफ से देखें, उसके कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही होंगे। तो y माइनस y1 बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस x1, तो y माइनस y1 और x माइनस x1 वाला पार्ट तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों कर्व के लिए सेम ही आएगा। अगर मेरे को लाइंस सेम चाहिए तो dy बाई डी एक्स सेम आना चाहिए उस पॉइंट पे, तो बस अपने आप टेंजेंट सेम हो जाएगा, हैंस कर्व्स विल बी टचिंग ईच अदर। तो शो दैट बोथ कर्व्स हैव same value of dy by dx at that point। ठीक है, तो अगर दो कर्व्स टच कर रहा है, हमें ये प्रूव करना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे dy बाई डी एक्स सेम होना चाहिए दोनों का इवेल्युएट करने पे। अगर dy बाई डी एक्स सेम आ गया तो फिर टेंजेंट भी सेम आएगा, फिर कर्व टच ही करेगा। ठीक है, नोट 4 ये हो गया। नोट 5, इफ a tangent to an algebraic curve if tangent to a curve which has polynomial equation in x and y, if a tangent to a curve which has polynomial equation in x and y is solved with the curve itself, then corresponding to point of contact, repeated roots will be obtained। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तुम इसको ऐसे देखो, मान ली एक कर्व है, ये लाइन है, इसके साथ मैंने सॉल्व किया तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, दो रूट आ गए। अब इस लाइन को अगर हम आगे ऐसे शिफ्ट करते चलें, मान लिया इसकी बजाय फिर हमने ये लाइन खींचा तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। फिर एक केस ऐसा बनेगा जब ये लाइन इस कर्व को टच करेगा, तो अगर हमने एक लाइन के साथ कर्व को सॉल्व किया, फिर इस कर्व को ऐसे आगे ले गए, तो एक सिचुएशन में जाके ये टच करेगा। तो बेसिकली लाइन को आगे ले जाने पे क्या होगा कि ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P एंड Q, ये एक दूसरे की तरफ चलेगा, और जब लाइन टच करने लगेगा तो दोनों P और Q वहीं आ जाएगा। तो इस बात का मतलब क्या है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दे आर टू पॉइंट्स। ठीक है, तो रिपीटेड रूट्स आएंगे।
बस यही बोला गया कि अगर हमने टेंजेंट को एक एल्जेब्राइक कर्व के साथ सॉल्व किया। अब एल्जेब्राइक कर्व क्यों बोला गया है? क्योंकि जब पॉलिनोमियल कर्व होगा तभी जब हम लाइन को सॉल्व करेंगे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन में ही रिपीटेड रूट का कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे मान लिया मैं साइन एक्स की बात करूं, इसमें अगर मैंने कोई टेंजेंट लिया और वो साइन एक्स के साथ सॉल्व किया तो कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगा ही नहीं। जब पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बनेगा तो रिपीटेड रूट तो हम जब बोलते हैं ना, जब x माइनस एल्फ़ा की पावर 3, 4 कुछ ऐसे बाहर आ जाए, तो ऐसा कोई फैक्टर बाहर आएगा ही नहीं। तो अगर साइन एक्स हो गया या और कुछ भी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गए तो उसमें लाइन को जब हम कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगा ही नहीं, हैंस रिपीटेड रूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए हमने ये वाला यूज़ किया है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक और छोटा सा पॉइंट क्या है कि अगर मान लिया टेंजेंट जो है, जैसे ये टेंजेंट है, ये लाइन L1 है और ये C1 है, ये पॉइंट P है मान लिया x1, y1। अगर टेंजेंट कर्व के एक ही तरफ रहे, ठीक है, मतलब इस तरीके से, तब क्या होगा कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो रूट्स आएंगे, रिपीटेड तो आएंगे बट वो इवन टाइम्स रिपीट करेगा। ठीक है। तो इफ़ वी सॉल्व C1, ये C1 है, एंड L1, देन x1 विल बी ऑब्टेन्ड इवन टाइम्स। ठीक है, इवन टाइम्स आएगा, मतलब 2 बार भी आ सकता है, रिपीट तो करेगा ही करेगा। तो रिपीट करने का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 बार तो आएगा ही आएगा। तो 2 बार भी आएगा, 4 बार भी आ सकता है, 6 बार भी आ सकता है, 8 बार भी आ सकता है। कितनी बार आएगा ये मैं ग्राफ देख के नहीं बता सकता। ठीक है। फिर एक दूसरा स्टाइल हो गया कि अगर कर्व ऐसे है और मान लिया हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा ऐसे, ठीक है, ये हो गया कर्व C2 और ये टेंजेंट हो गया T2 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया मान लिया x2, y2। तो इसमें क्या है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट आया, कर्व उस पॉइंट के दोनों तरफ है, ये ठीक है, उस पॉइंट के थ्रू क्रॉस कर रहा है, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इस बार टेंजेंट तो है ये लाइन। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर ये लग रहा है कि ये टेंजेंट कैसे हो गया, टेंजेंट तो वो होता है जो टच करता है, ऐसा नहीं है, ये भी टेंजेंट ही है। टेंजेंट का जो डेफिनेशन है वो हमने डिफरेंशिएबिलिटी में बताया था कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए उस पॉइंट को पकड़ो, एक पॉइंट लेफ्ट में लिया, कॉर्ड बनाया, फिर उस दूसरे वाले पॉइंट को हम कर्व की तरफ इस पॉइंट की तरफ लेके आए, कर्व के ऊपर चला के। तो जो कॉर्ड का लिमिटिंग केस होगा, कॉर्ड की जो टेंडेंसी होगी जिस लाइन की तरफ जाने की, वही टेंजेंट होगी एक साइड से। तो अगर हमने इधर पॉइंट लिया और फिर इसको ऐसे चलाया तो जो कॉर्ड आएगी वो इस लाइन की तरफ जा रहा है, तो ये लाइन टेंजेंट हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर हमने एक पॉइंट राइट पे लिया, फिर उसको ऐसे चलाया तो जो कॉर्ड आएगा वो इस तरफ जाएगा, तो ये राइट टेंजेंट हो गया। अगर ये दोनों लाइन एक ही लाइन बन जाए, मर्ज हो जाए, तो फिर हम बोलेंगे इस पॉइंट पे टेंजेंट आएगा और वही लाइन टेंजेंट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम बचपन में पढ़ते हैं कि टेंजेंट जो टच करे कट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कॉर्ड का लिमिटिंग केस होता है टेंजेंट। तो इस वाले केस में ये लाइन टेंजेंट है, ये नहीं बोलेंगे टच का कर गया, ये तो कट कर गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, कट कर सकता है ये, ठीक है। बट अगर क्रॉस कर गया टेंजेंट या फिर कर्व क्रॉस कर गया, क्रॉस करने का मतलब ये नहीं कि जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे, मान लिया ये कर्व है, ठीक है, अब मैंने ये टेंजेंट खींचा, ठीक है, अब ये तो इसको भी क्रॉस कर गया कर्व, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट और कर्व को हमने सॉल्व किया तो इस पॉइंट के लिए इवन रूट्स ही मिलेंगे, क्योंकि इस पॉइंट के आसपास कर्व एक ही तरफ है। बट इस वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो कर्व के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है, ठीक है। तो इस बार ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स मिलेंगे, ये ठीक है। तो इस वाले केस में क्या है, सॉल्विंग C2 एंड T2 वी विल ऑब्टेन x2 odd times repeated
ये ठीक है। और टाइम्स तो 1 टाइम भी हो सकता है, बट 1 नहीं होगा क्योंकि टेंजेंट है तो रिपीट तो करेगा ही करेगा, ऊपर हमने लिखा रखा है। तो मतलब जो x2 है वो 3 टाइम्स मिलेगा या 5 टाइम्स मिलेगा या 7 टाइम्स मिलेगा एटसेट्रा। इस वाले केस में जो x1 है वो ये ठीक है, वो 2 टाइम्स मिलेगा, ये ठीक है, या फिर 4 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स एटसेट्रा। बहुत सिंपल इसका एग्जाम्पल क्या है कि तुम एक्स स्क्वायर देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसकी टेंजेंट एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस मतलब y बराबर 0, ये लाइन है। इन दोनों को सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 आ गया, तो x बराबर 0 0 2 बार रिपीट किया, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने y बराबर एक्स रेज़ टू पावर 4 ले लिया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वही y बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व करें, मतलब y उठा के यहाँ रख दिया तो एक्स रेज़ टू पावर 4 बराबर 0 हो गया, तो दैट एम्प्लाइज x बराबर 0 0 0 0 4 टाइम्स रिपीट हुआ, ठीक है। बट अगर हम मान लिया ले लें एक्स रेज़ टू पावर 3, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये y बराबर एक्स क्यूब हो गया, तो y बराबर 0 और इसको सॉल्व करें तो एक्स क्यूब बराबर 0 मीन्स x बराबर 0 0 0, तो ये ऑड टाइम्स रिपीट कर रहा है और वो इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया नोट 4। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, इफ द टेंजेंट टू y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7/2। देखो हमें ऐसे सोचना चाहिए अपने दिमाग में, जैसे हमने बोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7/2, तो 2 अननोन हो गए a एंड b, तो 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। फिर उसने बोला एट 1, 2, तो एट की बात तो जब ही आएगी ना जब ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा हो, तो हमने लाई करा दिया। 2 इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1 रख दिया, इसमें 1, 2 सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस 7/2। तो यहाँ से a प्लस बी कितना हो गया -3/2, फर्स्ट इक्वेशन इज पैरेलल टू द नॉर्मल एट द पॉइंट -2, ऑन द कर्व दिस, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक दूसरा पॉइंट लिया -2, इस कर्व के ऊपर 6x प्लस 10, इसके नॉर्मल के पैरेलल है, कुछ भी नहीं, बस यहाँ से स्लोप निकालना है मेरे को, मतलब यहाँ से y डैश कितना हो गया 2x प्लस 6, तो y डैश एट p कितना हो गया -4 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया -1/2। तो इस पे टेंजेंट का स्लोप y डैश बराबर 2ax प्लस b, तो y डैश एट x बराबर 1 कितना हो गया 2a प्लस b, ये इसका टेंजेंट का स्लोप हो गया, ये ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, पैरेलल टू टेंजेंट टू दिस कर्व इज पैरेलल टू दिस कर्व, हाँ, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ से 2a प्लस बी बराबर -1/2 आ गया, ठीक है। और a प्लस बी कितना है -3/2, तो यहाँ पे इन दोनों से 2a प्लस बी में एक a निकाल लिया और दूसरे a प्लस बी को रख दिया -3/2, तो ये -1/2 हो गया, तो a इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो b इज इक्वल्स टू -5/2। अब उसने पूछा क्या है a/2 माइनस b, तो ये हो गया 1/2 प्लस 5/2 बराबर 3, तो c ऑप्शन हो गया, सी आंसर, ठीक, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, इफ a, b इज द पॉइंट ऑन द कर्व 9y² बराबर x³ वेयर नॉर्मल टू द कर्व्स मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। मतलब हमें बेसिकली वो चाहिए जहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होना चाहिए 1, तो वो पॉइंट मान लिया x1 y1 है, ठीक है।
तो एक तो 9y1 स्क्वायर बराबर x1 क्यूब हो गया, दूसरा इसको डिफ्रेंशिएट किया 9 2y डैश 3x स्क्वायर, तो y डैश की जगह 1 रख दिया, टेंजेंट का स्लोप 1 है, तो 9 2 y कॉर्डिनेट a कॉमा b बोला है ना, तो b मान लिया। वैसे x1 y1 हमने बोल दिया था, ए बी बी द पॉइंट ऑन द कर्व, हमने x1 y1 बोल दिया, चलो ए बी बोल देते हैं, तो आ जाएगा ए क्यूब बराबर 9b स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से 6b1 बराबर ए स्क्वायर, ये दो इक्वेशन आ गया। क्या करें, इसको स्क्वायरिंग कर दिया तो 81b⁴ a की पावर 6, और इसको क्यूब कर दिया तो 6 क्यूब इंटू बी क्यूब। ठीक है, तो एक तो ऑफकोर्स b बराबर 0 आ जाएगा, b बराबर 0 आएगा तो a बराबर भी 0 आ जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया। दूसरा अगर हमने यहाँ इसको कैंसिल कर दिया तो b बराबर आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 81। 81 इज 3⁴, तो 3 3 3 कैंसिल हो गया, तो 8/3 बचा, ये b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। ओके, तो फिर a क्यूब कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स b स्क्वायर, 9 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a कितना हो गया 4, तो दिस इम्प्लाइज a प्लस बी बराबर 4 प्लस 8/3, तो 20/3, मतलब सी ऑप्शन, ये 20/3। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट वेयर द कर्व 5α स्क्वायर x क्यूब प्लस 10α x स्क्वायर प्लस x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 मीट्स द y एक्सिस, तो जहाँ पे y एक्सिस से मीट करेगा वहाँ पे x 0 होगा, तो अगर हमने x 0 रख दिया तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, मतलब y बराबर 2। तो वो पॉइंट का कुछ नाम तो नहीं बोला है, लेट ए बी द पॉइंट, ए बोला है, तो x 0 हो गया, y 2। ए बी द पॉइंट वेयर दिस कर्व मीट्स द y एक्सिस, देन इक्वेशन द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर नॉर्मल एट ए मीट्स द कर्व अगेन। मतलब एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, उसने क्या बोला कि मान लिया उसने एक पॉइंट पे जैसे मान लिया ये ए पॉइंट है, ठीक है, इस पे उसने नॉर्मल खींचा, उसने कर्व को एक दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट पे देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर नॉर्मल एट ए मीट्स द कर्व अगेन, ये है, ये हो गया, सही है। ओके, तो ए पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अब डिफ्रेंशिएट किया इसको, अगर डिफ्रेंशिएट किया तो 15α स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20α x प्लस 1 प्लस 2y डैश बराबर 0। इसमें अगर x बराबर 0 रख दिया तो y डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, -½ तो दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट ए विल बी 2। तो नॉर्मल की इक्वेशन एट ए कितना आ जाएगा, y-2 बराबर स्लोप टाइम्स x माइनस दिस, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, अब इस y बराबर 2x प्लस 2 को, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन हो गई, इसको हमें वापस कर्व के साथ सॉल्व करना है, तो कर लिया, सॉल्व विद कर्व, वो कितना है 5α स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 10α एक्स स्क्वायर
ठीक है, प्लस एक्स प्लस 2y, तो 2y यहाँ से कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 माइनस 4 बराबर 0, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एक तो x ऐसी हट गया, x बराबर 0, x बराबर 0 तो इसी के लिए a के लिए x बराबर 0 है, तो वो तो आंसर आने वाला था, मैं पहले से बताता। तो 4x और x कितना हो गया 5x। मेरे को तो इस पॉइंट में इंटरेस्ट है b में, तो इसलिए हमने x बराबर 0 हटा दिया, अदरवाइज इन जनरल तो वो रूट लूज हो जाएगा। ठीक है, तो x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, x हटाने के बाद आ जाएगा 5 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 10 अल्फा एक्स प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से भी 5 हटा दिया, तो अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया किस चीज़ का, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया किस चीज़ का, अल्फ़ा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या हुई कि ये रिपीटेड रूट आ रहा है। ठीक है, रिपीटेड रूट्स इम्प्लाइज कि जो लाइन एन ए है, लाइन एन ए विल टच द कर्व एट बी। ठीक है, हमने देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व किया, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ए के लिए x बराबर 0 आ गया, वो हमने हटा दिया। मतलब इस क्यूबिक में से x को हटाना का मतलब क्या है कि हमने ये वाला रूट हटा दिया। ठीक है, अब और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। अब ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम b ढूंढ रहे थे, अब b के करस्पॉन्डिंग जो रूट आया वो रिपीटेड आया, यहाँ से 2 रूट आए, दोनों सेम ही आए। तो उसका मतलब क्या है कि जो कर्व है वो b पे टच कर रहा है इस लाइन को। तो जो एक्चुअल डायग्राम होगा वो कुछ ऐसे है कि a तो ये हो गया और ये पॉइंट b हो गया, तो एन ए जो है वही रिक्वायर्ड टेंजेंट है ये। ठीक है, हैंस एन ए इज द रिक्वायर्ड लाइन, और वो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो गया y बराबर 2x प्लस 2। ठीक है, y बराबर 2x प्लस 2 क्या है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आंसर हो गया। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द टेंजेंट एट पॉइंट P टू द कर्व दिस मीट्स द y एक्सिस। एक कर्व है y बराबर ln 2 प्लस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर एक पॉइंट P है। ठीक है, मीट्स द y एक्सिस एट T। ठीक है, मतलब ये कुछ भी कर्व है, इसके हमने एक पॉइंट P पे टेंजेंट खींचा जिसने y एक्सिस को T पे कट किया, ये क्वेश्चन है। देन पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, देन ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको देख के क्या हम ये बोल सकते हैं कि लेट पॉइंट इज x बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख के क्या मैं ये बोल दूं कि x की जगह 2 साइन थीटा रखते हैं। ठीक है, लेट ऐसे लिखते हैं, लेट फॉर पॉइंट P x बराबर 2 साइन थीटा। ठीक है, अब जो भी x है वो इसमें तो लाई करेगा ही करेगा, तो दिस इम्प्लाइज y बराबर कितना हो जाएगा ln 2 प्लस 2 कॉस अपॉन 2 माइनस 2 कॉस, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर मतलब 2 कॉस। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे कॉस चला गया ln ऑफ, अच्छा ये प्लस कैसे हो गया, ये माइनस होगा, माइनस 2 कॉस थीटा। यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस ही बना लेते हैं इसको, माइनस ले लिया हमने कॉमन, इसको पलट दिया,
क्यों पलटा वो अभी समझ में आ जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे आ जाएगा -2 कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है -ln tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का, -2 कॉस थीटा, और ये भी 2 बाहर निकाल दिया तो -2 ln tan थीटा बाई 2 -2 कॉस थीटा। ये हो गया। उसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट P है वो ऐसे हो गया, x कोऑर्डिनेट तो उसका 2 साइन थीटा हो गया और y कोऑर्डिनेट ये हो गया -2 ln tan थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया। ठीक है, वैसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर ले, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब डिफ्रेंशिएट इसी को कर सकते हैं, ठीक है, मतलब dy बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ऐसे, विच इज़ इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा मतलब इसका डेरिवेटिव, तो वो -2 तो देखो पूरे में से कॉमन निकाल दिया। ln tan का डेरिवेटिव कितना होगा, ln की वजह से 1 अपॉन tan थीटा बाई 2, फिर इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर इंटू हाफ। ठीक है, एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये हो गया होल डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। डी एक्स ओवर डी थीटा हो गया 2 कॉस थीटा, 2 कैंसिल, माइनस, अब देखो tan हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, एक कॉस कैंसिल हो गया, 2 साइन कॉस, बेसिकली 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, माइनस ये हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, विच इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, अभी भी कैलकुलेशन है, ऊपर कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया कॉस स्क्वायर, तो एक कॉस कैंसिल, तो ये हो गया माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, टेंजेंट एट पॉइंट P विल बी y माइनस वाई पी बराबर माइनस स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स पी। वैसे तो एक्स पी ये है और वाई पी ये है, तो इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन उठा के रखने की बजाय हमने अभी एक्स पी वाई पी में ही लिखा रहने दिया। ठीक है, अब हम किस में इंटरेस्टेड है, पॉइंट टी में, जहाँ पे ये टेंजेंट वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो फॉर टी पुट x बराबर 0, y जहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट को y एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे x 0 होगा, तो हमने इसमें x को 0 रख दिया, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट ऑफ t कितना आ जाएगा वाई पी प्लस एक्स पी कॉट थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, उसका मतलब है कि पॉइंट t क्या हो गया 0, वाई पी प्लस एक्स पी कॉट थीटा। ठीक है, वेरी सिंपल। क्या डिस्टेंस चाहिए थी हमें, पी टी स्क्वायर। ठीक है, तो पी टी स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से एक्स पी माइनस एक्स टी का होल स्क्वायर प्लस वाई पी माइनस वाई टी का होल स्क्वायर बराबर एक्स पी माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई पी माइनस वाई टी कितना है वाई पी प्लस एक्स पी कॉट थीटा का होल स्क्वायर, वाई पी कैंसिल, तो ये देखो एक्स पी स्क्वायर बचा है और यहाँ पे एक्स पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो पी टी स्क्वायर कितना हो गया एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, विच इज़ एक्स पी स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, विच इज़ एक्स पी स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक्स पी को हमने बोला क्या था 2 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, विच इज़ इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 4 का मतलब क्या है कि आंसर कितना हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, अब ये तो देखो हमने प्रॉपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है।
अगर ये एक्चुअल में एग्ज़ाम के अंदर आ जाए तो मेरे को क्या दिमाग लगाना चाहिए, इसने क्या बोला, द टेंजेंट एट पॉइंट पी टू द कर्व दिस मीट्स द वाई एक्सिस एट टी। तो पी के बारे में उसने क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला, उसका लगे पी कोई भी कर्व हो सकता है, ठीक है। देन पी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऑप्शंस में हर जगह नंबर्स लिखे हुए हैं, ऑप्शंस में हर जगह नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला जो डिस्टेंस है ये चेंज ही नहीं होगा, ये कांस्टेंट आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है तो फिर हम ऐसा कर सकते थे कि हमने x को एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, मान लिया मैंने x का वैल्यू 2 ले लिया, तो अगर हमने x का वैल्यू 2 ले लिया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ln 2/2 ln 1 0 हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि एक हमने पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया 2,0, उसके लिए हमने पी टी स्क्वायर कैलकुलेट करके देख लिया, ठीक है। उसके लिए जो पी टी स्क्वायर आएगा वो सभी पॉइंट के लिए सेम ही आ रहा होगा, तभी तो आंसर में नंबर्स हैं, तभी तो ये आंसर जो है वो पॉइंट पी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से शॉर्टकट होता है रादर देन सॉल्विंग दिस मच, ठीक है। ऐसा लग रहा हो ना ये तो बहुत लेंदी है, तो वो तो हमने प्रोसीजरली करके दिखाया है कि ऐसे कर सकते थे, वरना ऑब्जेक्टिव में तो हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते, ये नहीं कोई बात नहीं, एक्स के वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जैसे मैंने एक्स का वैल्यू 2 लिया, तो एक्सट्रीम पॉइंट लेने पे हो सकता है कि वो चीज़ डिफाइन ही ना हो, पी टी स्क्वायर हो सकता है डिफाइन ही ना हो, तो फिर हमने कोई बीच वाला पॉइंट ले लिया, ऐसा होता है एक आध पॉइंट पे वो चीज़ फेल हो जाए, वैसे इसमें ऐसा होगा नहीं मोस्ट वाली। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू y इज इक्वल टू cos x फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू cos x ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे दोनों साइड में आ जाएगा। फिर इसमें क्या बोला कि ऑरिजिन से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ऑरिजिन से देखो ये टेंजेंट आ जाएगा, फिर ये टेंजेंट आ जाएगा, फिर ये टेंजेंट आ जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पे और भी आ जाएगा, ऐसे करके इन्फाइनाइट टेंजेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये मान लिया पॉइंट P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ऐसे इन्फाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। विल ऑलवेज लाई ऑन, अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसने क्या बोला, देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दीज टेंजेंट्स, मतलब P1 P2 P3 एंड सो ऑन, ऑलवेज लाइज ऑन विच वन ऑफ दीज कर्व। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो मेरे को दिख रहा है कि cos x पे तो लाई करेगा ही करेगा, y इज इक्वल टू cos x पे तो लाई करेगा ही करेगा, बट मेरे को ये प्रूव करना है कि ये किसी और कर्व पे भी लाई करेगा, क्योंकि ऐसा तो हो सकता है एक दूसरा कर्व हमने बनाया जो इन्हीं पॉइंट से ऐसे पास कर रहा है, उस कर्व का इक्वेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। P को मैंने 1 मिनट के लिए अल्फ़ा कॉमा बीटा बोल दिया। अच्छा, ये जो P1 है, मेरे को बेसिकली मेरे को P1 का लोकस चाहिए, ये है, तो एक लोकस तो ये हो गया cos x पे लाई करेगा, तो वो तो ऑफकोर्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब और किसी दूसरे कर्व पे भी लाई कर रहा होगा, वो वाला लोकस चाहिए। तो अल्फ़ा कॉमा बीटा, अगर ये y बराबर cos x पे लाई कर रहा है तो बीटा बराबर cos अल्फ़ा, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा, P पे जो ड्रॉन टेंजेंट है वो ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर एक पॉइंट पे टेंजेंट दूसरे पॉइंट से पास करे तो दिस इज dy/dx, cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, इसको P1 पे एवेल्यूएट किया, और एक yp1 माइनस y ऑरिजिन अपॉन xp1 माइनस x ऑरिजिन, दिस एम्प्लाइज माइनस साइन अल्फ़ा बीटा बोला है तो माइनस साइन अल्फ़ा बराबर बीटा अपॉन अल्फ़ा। P का y कोऑर्डिनेट बीटा हो गया, x कोऑर्डिनेट अल्फ़ा हो गया, ठीक है। अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखो, जो ये जो रिलेशन है इसमें कहीं साइन कॉस नहीं है, हमारे पास दो रिलेशन आ गए, एक तो बीटा कॉस अल्फ़ा के बराबर है और एक इसके बराबर है। अल्फ़ा और बीटा का मेरे को लोकस चाहिए, साइन और कॉस चाहिए नहीं, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर किया एंड सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो ऐसे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। सो दिस इज़ 1,
विच एम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लोकस के लिए अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई रख दिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। इस पूरे को अगर हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें, क्योंकि सब जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में ही है, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/वाई स्क्वायर बराबर 1/1 प्लस 1/एक्स स्क्वायर। तो ये तो सी ऑप्शन हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P टू द कर्व, ये ठीक है, ये कोई भी ऐसे कर्व है और इसके एक पॉइंट P पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इंटरसेक्ट अगेन एट पॉइंट Q, ठीक है, एंड द स्ट्रेट लाइन OP OQ हैव इंक्लिनेशन AB वेयर O इज ऑरिजिन, ठीक है। O ऑरिजिन हो गया और ये मान लिया ऑरिजिन हो गया, और इन दोनों लाइनों का स्लोप A और B नहीं, मतलब ये अल्फ़ा बीटा होगा, अल्फ़ा एंड बीटा। तो इसका जो स्लोप है वो बेसिकली tan अल्फ़ा है, और OQ का जो स्लोप है वो बेसिकली tan बीटा है। देन tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा हैज़ द वैल्यू। तो बेसिकली एक पॉइंट तो हमें ये चाहिए कि कोई भी हमने P के ऊपर पॉइंट ले लिया, तो हमने P के ऊपर एक पॉइंट पैरामीट्रिक फॉर्म में अज्यूम कर लिया t² t³, ठीक है, और Q भी कर्व के ऊपर है, तो उसको हमने t1² t2³ मान लिया, यहाँ तक ठीक है। अब MPQ बराबर MPQ, क्योंकि P से जाने वाली टेंजेंट Q से पास करिए, तो ये हो जाएगा dy/dx एट पॉइंट P बराबर yq माइनस yp अपॉन xq माइनस xp। दिस इम्प्लाइज P पे देखो, अगर तुम्हें टेंजेंट चाहिए dy/dx चाहिए, एक तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, दूसरा सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। dy/dx को हम ऐसे बोलते हैं dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो 3t² अपॉन इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया 2t, ये हो गया। मतलब पैरामीट्रिक पॉइंट माना, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया और फिर उसमें ये t की जगह t रख दिया, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये t1 ही होगा, yq हो गया t1³ माइनस t³ अपॉन t1² माइनस t²। तो देखो एक तो ये कैंसिल, इधर जो है वो t1 माइनस t और t1² प्लस t² प्लस t1 अपॉन t1 माइनस t इंटू t1 प्लस t। तो एक ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3t t1 प्लस t बराबर ये वाले 2 को इधर ले आए, t1² प्लस t² प्लस t1, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली dy/dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 3/2t। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है एट पॉइंट P, ठीक है। अब इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2t1² और 2t1t2 और इधर कितना आएगा 3t1t2, तो t1t2, 3t² 2t² माइनस t² बराबर 0। तो यहाँ से भी एक t1 का वैल्यू t आएगा और एक माइनस t/2 आएगा, ये आएगा। तो ये तो रिजेक्ट हो गया। ये बेसिकली देखो पैरामीट्रिक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने t बोला है, इसको t1 बोला है। t1 का मतलब t1² t1³
और टी का मतलब क्या है, टी स्क्वायर कॉमा टी क्यू। ठीक है, अब यहाँ से हाँ इसको कट क्यों कर दिया, T1 की वैल्यू अगर T हो गई तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, उसको हमने कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास रिलेशन कितना आ गया कि T1 इज इक्वल्स टू माइनस T/2 है। ठीक है, अब हम इस बात पे आते हैं, चाहिए क्या हमें वैसे, tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा विच इज़ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q विच इज़ इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था, 3/2T अपॉन 3/2T1। Q पे अगर टेंजेंट का स्लोप चाहिए होता, अच्छा गड़बड़ कर दिया हमने, tan MOP इज़ tan अल्फ़ा और ये tan बीटा है। हाँ, तो ये OP और OQ का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप नहीं, सॉरी, ये OP और OQ का स्लोप है। ठीक है, तो बेसिकली tan अल्फ़ा अगर OP का स्लोप है तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, दिस इज़ YP माइनस Y0 अपॉन XP माइनस X0 बराबर YP अपॉन XP बराबर T³ अपॉन T स्क्वायर बराबर T। ठीक है, ऐसी ये हो जाएगा T1। ऑरिजिन से हमने एक पॉइंट को ज्वाइन किया, उसका जो स्लोप आ रहा है वो T आ रहा है, तो दूसरे पॉइंट को ज्वाइन किया तो उसका स्लोप T1 आ जाएगा। हाँ, तो tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा कितना आ जाएगा, बेसिकली T अपॉन T1, और यहाँ से T अपॉन T1 कितना आ जाएगा, -2, तो B इज़ द आंसर, ये -2 आ गया। सिंपल, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6।